बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 10 का जो पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फाइबर ऑप्टिक्स। पुराने ज़माने में लाइट जो है वो इंडिकेशन सिग्नल के तौर पर यूज़ किया जाता था। सबसे पहले ये बहुत ऑर्डिनरी शक्ल के अंदर यूज़ किया जाता है। मसलन मेरे पास ये दो कलर्स हैं, अगर ये दो लाइट कलर्स हों, मतलब टॉर्च लाइट की मिनमा, एक रेड और एक ग्रीन, तो ये दो सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई ट्रेन आ रही है तो उसको इंडिकेट करवाना है कि आगे हालात बिल्कुल ठीक हैं और वो उसी स्पीड के साथ आती रहे स्टेशन पर, तो ये ग्रीन सिग्नल, ग्रीन टॉर्च लाइट हम उसकी तरफ जलाएंगे और उसको हिलाएंगे तो ट्रेन चलाने वाला समझ जाएगा कि आगे पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। अगर कोई ट्रेन ट्रैक जो है वो फ्रैक्चर है स्टेशन के ऊपर, तो रेड लाइट की मदद से उसको इंडिकेट किया जा सकता है। इस तरह ये सिग्नल कोड्स डिफरेंट कलर्स के कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत करने के लिए, यस और नो की पॉसिबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे सदियों से। फिर एक साइंटिस्ट आया ग्राहम बेल, उसने इन्हीं लाइट सिग्नल से फोटोफोन बनाए। फोटोफोन ऐसा फ़ोन जो लाइट सिग्नल के ऊपर काम करता था, बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोन था। इधर से आवाज़ निकलती थी, वो लाइट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होती थी और वो लाइट ट्रैवल करती थी कई 100 मीटर तक और फिर दूसरी साइड पर उस लाइट को डिटेक्ट करके अगेन आवाज़ के अंदर कन्वर्ट किया जाता था। ये फोटोफोन काफ़ी अरसे तक कम्युनिकेशन के अंदर चलते रहे। फिर सोचा गया कि लाइट इतनी ही यूज़फुल है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, तो क्यों ना हम इसका एक गाइडेड मीडिया बनाएं। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में बेटे क्या फ़र्क होता है? अनगाइडेड मीडिया के उस लाइट को हवा में फेंक दिया जाए, जिधर मर्जी वो चली जाए, उसको कोई भी पाथ आइडेंटिफाई ना दिया जाए, एक स्पेसिफिक पाथ ना दिया जाए, तो ये अनगाइडेड मीडिया के अंदर वो लाइट ट्रैवल करके आपके कम्युनिकेशन सिग्नल को पहुंचा रही है। इसको बेहतर और मैनेज तरीके से अगर हम लाइट को एक ग्लास शीट के अंदर दाखिल करें और दूसरी साइड से उस ग्लास शीट से ले लें, तो ये पूरी की पूरी वायर जो है ग्लास की बनी हो, तो उस वक्त हमारे लाइट सिग्नल के लॉस होने का खदशा कम हो जाएगा। और दूसरा, ये लाइट आप दूर तक जो है वो बासानी भेज सकेंगे, यानी कई 100 किलोमीटर से कई 1000 किलोमीटर तक जो है वो हम इस लाइट सिग्नल को बेटे भेज सकते हैं। इससे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। कितना फास्ट होता है? आम तौर पर दो तरह के जो मीडियम हैं, गाइडेड मीडियम, हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एक वो टेलीफोन की वायर, जो कॉपर वायर हमारे घर तक आती है, और वो भी हमारे लिए इंटरनेट सिग्नल, आवाज़ के सिग्नल और डिफरेंट तरह की चीज़ें हम तक लेके आती है। दूसरा फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या करता है कि इसी कॉपर वायर को उसने रिप्लेस कर दिया लाइट से। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है कॉपर वायर के अंदर, अब उसको फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फाइबर ऑप्टिक्स उसी तरह की एक बारीक वायर नमा होगी, लेकिन उसमें कॉपर मटेरियल नहीं होगा, ग्लास शीट होगी, जो एक जगह से दूसरी जगह तक आपकी लाइट सिग्नल को लेके जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नहीं लेके जाएगी। इसका एडवांटेज ये है कि इसका साइज, कम साइज की वायर भी, कम साइज की ऑप्टिकल फाइबर जो है उसको, इसका नाम रखते हैं ऑप्टिकल फाइबर, कि छोटे साइज की ऑप्टिकल फाइबर आपको एक बड़े डायामीटर की कॉपर वायर जितना फायदा दे देती है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि 6 मिलीमीटर की ऑप्टिकल फाइबर आपके लिए वही कम्युनिकेशन सिग्नल लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जो कि 7.62 सेंटीमीटर की एक कॉपर वायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है।
तो ये फ़ायदा है कि बारीक वायर जो है, बारीक ऑप्टिकल फाइबर जो है, वो आपकी लाइट सिग्नल को वेरी फास्टली एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। ये थी बेटे एवेल्यूएशन, जिस तरह से ऑप्टिकल फाइबर हमारी ज़िंदगी में आती है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप इसको इम्प्रूव करते जाते हैं और हमारी इंटरनेट डाटा की स्पीड भी ज़्यादा होती जाती है। वर्ल्ड वाइड हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इस ऑप्टिकल फाइबर का सहारा लेते हैं और लाइट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक अपने सिग्नल्स को भेज सकते हैं, अपने इंटरनेट डाटा को भेज सकते हैं, अपनी कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स वगैरह सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह बआसानी भेज सकते हैं। तो बच्चों, इस लाइट सिग्नल को इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए हमने कुछ प्रिंसिपल पढ़ने हैं, जिसे फाइबर ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल बोला जाता है कि फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल। फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल। फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल आपको सिखाएंगे कि फाइबर ऑप्टिक के अंदर लाइट को किस तरीके से ट्रांसमिट करना है, लाइट को किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है। तो हम लाइट की ही प्रॉपर्टी को इसमें इस्तेमाल करेंगे। लास्ट टाइम मैंने स्पीड ऑफ लाइट आपको पढ़ाया, तो स्पीड ऑफ लाइट में हमने सीखा था कि लाइट जब तक एक मीडियम में ट्रैवल करती है उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आती, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही होती है। लेकिन जैसे ही वो मीडियम तब्दील करती है तो उसकी स्पीड के अंदर तब्दीली आ जाती है, उसकी स्पीड बेटे चेंज हो जाती है। तो हम ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिटिंग मटेरियल जो यूज़ करेंगे ऑप्टिकली, वो ऐसा यूज़ करना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब्दील ना हो और वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो। तो फिर हमें एक लाइट का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे जिसे हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा लाइट का प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। तो दो तरीकों से लाइट उस फाइबर ऑप्टिक के अंदर जा सकती है। फाइबर ऑप्टिक याद रखिए कि वो शीट, ग्लास शीट जिसके अंदर सिग्नल ट्रेवल होते हैं। तो देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक। कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट की रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए ये बेटे बनाया गया। इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं, फिर दूसरे प्रिंसिपल का नाम रखते हैं। जब तक लाइट एक मटेरियल में पास करेगी उस वक्त तक लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ लाइट ट्रेवल कर रही होगी। तो हम व्हेन लाइट travels in a medium, then its speed remains same। स्पीड ऑफ लाइट बेटे हमेशा डिसाइड होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिसाइडेड स्पीड ऑफ लाइट।
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बेटे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होगा। यानी कि वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी रेशियो हम ले लेते हैं उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट से जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। तो इन दोनों स्पीड्स की जो रेशियो होगी, इस रेशियो का नाम हम रखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट in that मीडियम, यानी उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट। इसको बेटे n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। C डिवाइडेड बाय V, इससे हम इसको शो करते हैं। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। इसकी रेशियो n के बराबर आ जाएगी। n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब तक मीडियम तब्दील नहीं होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तब्दील नहीं होगा, उस मीडियम के अंदर होने वाली स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मीडियम बदल जाएगा स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। ना सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी बल्कि उस बाउंड्री पर जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है दो तरह की चीजें डिसाइड होंगी कि लाइट रिफ्लेक्शन हासिल करेगी या लाइट रिफ्रैक्शन हासिल करेगी। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो प्रिंसिपल है लाइट के। तो हम कहते हैं कि एट बाउंड्री ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस। चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। चेंज एट बाउंड्री decided the light gets reflection और रिफ्रैक्शन। बच्चों ये दो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन हासिल कर सकती है और लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन हासिल कर सकती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये कौन डिसाइड करेगा लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन? नंबर वन, लाइट की रिफ्रैक्शन जो है या रिफ्लेक्शन ये डिसाइड होगी डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, या फिर हम कहेंगे कि लाइट की रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो है ये एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग लाइट रे जो है, यानी किस एंगल से लाइट जाकर मीडियम की बाउंड्री पर स्ट्राइक करती है। ये दो चीजें डिसाइड करेंगी कि आया कि रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्रैक्शन होगी। ना सिर्फ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन डिसाइड होगी बल्कि हाउ मच, यानी कितना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, कितनी ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। ये चीज भी डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साथ ही साथ बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंट, जैसे स्ट्राइकिंग एंगल भी बोलते हैं, इसने डिसाइड करना है। तो हम कहेंगे
कि डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ स्ट्राइक of light ray decided the light get reflection or refraction and how much, और कितनी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगी. इट इज डिसाइडेड बाय एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट रे और डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये दो चीजें बेटे डिसाइड करेंगी क्या आया कि रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्रैक्शन होगी. जब बाउंड्री आती है, बाउंड्री का मतलब होता है दो मीडियम्स अलग अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब मीडियम तब्दील होना है. बेटे मीडियम तब्दील होने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाना. कितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा और आने वाली लाइट का इंसिडेंट एंगल यानी स्ट्राइकिंग एंगल कितना है, इन दो चीजों ने एंगल की लाइट की रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को डिसाइड करना. और हाउ मच रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी ज्यादा होगी या कम होगी, ये भी इन्हीं दो चीजों ने डिसाइड करना. तो अगली हमारी डिस्कशन जो है वो उस एंगल ऑफ स्ट्राइक ऑफ लाइट का जो बाउंड्री पर एंगल ऑफ स्ट्राइक है उसके ऊपर है. हम बेटे एक मीडियम लेते हैं. लेट्स सपोज कि वी हैव अ ग्लास शीट. हम एक ग्लास शीट कंसिडर करते हैं और दूसरा मीडियम हमारे पास एयर है. लेट्स सपोज डैट कि मेरे पास ये वाली उसकी बाउंड्री है. इस बाउंड्री से नीचे जो है वो ग्लास है, इस बाउंड्री से ऊपर जो है वो एयर है. अब ये दो डिफरेंट मीडियम आ गई, ये बाउंड्री आ गई. अब इंसिडेंट लाइट जो है, जो लाइट इस जगह पर जाके फॉल करनी है, ये लाइट रे आ रही थी ग्लास में से आ रही है और बाउंड्री के साथ जाके टकराई. अब बाउंड्री के बाद इसका मीडियम तब्दील हो जाना. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है बच्चों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है जो कि 1.0 है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज रेशियो बिटवीन सिमिलर थिंग्स. ये दोनों स्पीड के दरमियान में रेशियो है, इसलिए इसका यूनिट नहीं होगा. ग्लास मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. तो हम कहते हैं एक लाइट रे इस जगह पर जाके टकराई, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस ने डिसाइड करना है कि रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्रैक्शन होगी, यानी ये फिनोमिना होगा और या ये होगा. और दूसरा कि जिस एंगल पर, एंगल अब कौन सा, ये है परपेंडिकुलर लाइन टू द बाउंड्री, बाउंड्री के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, इसके साथ बनने वाला बेटे ये एंगल है इंसिडेंट एंगल. ठीक है, इस इंसिडेंट एंगल ने डिसाइड करना है कि लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी, अगर दूसरे मीडियम में चलेगी तो रिफ्रैक्शन होगी या वापस आएगी रिफ्लेक्शन होगी. वापस आना सेम मीडियम में बाउंड्री के साथ टकराकर रिफ्लेक्शन, और दूसरे मीडियम में चले जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है. अब कौन सा फिनोमिना होगा, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? इट इज डिसाइडेड बाय एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको बेटे आपने एंगल ऑफ स्ट्राइक ऑफ लाइट रे जो है वो आपने कहा है. ये इंसिडेंट एंगल किस तरह से हम फाइंड करेंगे, ये बहुत आसान को लिया है यूजिंग स्नेल लॉ. यूजिंग स्नेल लॉ, स्नेल लॉ कहता है n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2. हमारा मीडियम 2 ये है, मीडियम 1 ये है. मीडियम 2 में इंसिडेंट एंगल है, मीडियम 1 में हम रिफ्रैक्शन एंगल कह देते हैं. रिफ्रैक्शन एंगल होता है कि लाइट रे रिफ्रैक्ट करके दूसरे मीडियम में चली गई. ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर के साथ बनने वाला जो एंगल है इसको रिफ्रैक्शन एंगल कह देंगे. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ये रे 1 थी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आप इंक्रीज करेंगे
तो इधर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना ज्यादा हो जाए रे 2 का, रे 3 का, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाए, यानी परपेंडिकुलर के साथ यहां पर बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर लाइट ट्रेवल करनी शुरू कर दे, ये रे 3 है, ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3, तो उस वक्त जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उसको एंगल क्रिटिकल का नाम दे देंगे। यानी उस वक्त एंगल ऑफ, इसको मैं ब्लैक कलर से शो कर देता हूं कि ये हैं सारे इंसिडेंट एंगल, रे 1 का भी इंसिडेंट एंगल है, रे 2 का भी इंसिडेंट एंगल है, रे 3 का भी इंसिडेंट एंगल, लेकिन जिस इंसिडेंट एंगल का रिफ्रैक्शन एंगल, रे 1 का भी रिफ्रैक्शन एंगल है, रे 2 का भी रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्शन बोल रहा हूं, रे 3 का भी रिफ्रैक्शन एंगल, जिस इंसिडेंट एंगल का रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो जाए वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि द क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल हम इसको बोलेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंट, the angle of incident that have refraction angle 90 degree is called critical angle। वो इंसिडेंट एंगल बच्चों जिसका रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो जाए उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग N1 एयर मीडियम है, इसके अंदर रिफ्रैक्शन एंगल होगा, और N2 ग्लास मीडियम है, इसमें इंसिडेंट एंगल होगा। तो हम इसको लिखेंगे N1 साइन थीटा रिफ्रैक्शन, N2 साइन थीटा इंसिडेंट, और जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा N1 साइन ऑफ 90 डिग्री, N2 साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, N1 इज इक्वल टू N2 इंटू साइन ऑफ क्रिटिकल आ जाए। अब जो ये वैल्यू इसकी डिवीजन में चली जाए, N1 ओवर N2 इज इक्वल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, थीटा क्रिटिकल आ जाएगा साइन इनवर्स N1 ओवर N2। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1.5, तो बच्चों थीटा क्रिटिकल की वैल्यू आ जाएगी 41.8 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई। क्रिटिकल एंगल आपको समझा रहा है कि अगर आप इंसिडेंट एंगल रे 4 का, ये रे 4 है, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर देंगे, ये ब्लैक वाले एंगल से भी ज्यादा इंसिडेंट कर देंगे, तो लाइट रे वापस अपने मीडियम में आ जाएगी। इस वक्त उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन होने लग गई। यानी अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, ये एडवांटेज है क्रिटिकल एंगल का, और क्रिटिकल एंगल डिपेंड किस पे कर रहा है? डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। इसलिए कहा था कि रिफ्लेक्शन होनी है या रिफ्लेक्शन होनी है, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने क्रिटिकल एंगल डिसाइड करना। फिर क्रिटिकल एंगल से एंगल कम होगा तो लाइट दूसरे मीडियम में चली जाएगी, दूसरे मीडियम में जाने का नाम होता है रिफ्रैक्शन हो गई। ठीक है, यानी स्ट्राइकिंग एंगल पर भी डिपेंड करेगा। स्ट्राइकिंग एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तो रिफ्रैक्शन होगी, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो इट इज आइदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्ट्राइक एंगल, कि वो स्ट्राइक एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है या कम है। अब हम फाइबर ऑप्टिक की बात करते हैं। तो बच्चों फाइबर ऑप्टिक के अंदर हमारे पास एक ग्लास शीट है, ये ग्लास शीट है। इस ग्लास शीट
का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एयर के हिसाब से निकाला 41.8। अगर हम यहां पर ये एक्सिस है ग्लास शीट का, एक्सिस के ऊपर रे भेजेंगे, बाउंड्री के साथ नहीं कोलाइड करेगी, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक रे यहां पर भेजते हैं इस तरीके से कि रे 1 हमारे पास यहां पर जाकर टकराती है और ये टकरा रही है 30 डिग्री पर, एंड 30 डिग्री इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो रे 1 फाइबर ऑप्टिक्स से बाहर चली जाएगी और ये जाया एक किस्म की हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये ग्लास शीट से बाहर चलेगी और ये जाया होगी। अगर हम रे 2 इस तरीके से भेजते हैं कि वो 42 डिग्री पर जाती है ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो वो लाइट रे वापस अपने मीडियम में आ जाएगी, यानी रिफ्लेक्शन हासिल कर ले। अगर बेटे वो 42 से भी ज्यादा पर जाती है 60 डिग्री पर, तो रे नंबर 3 है ये रे नंबर 2, तो वो भी वापस आ जाएगी और आगे ट्रेवल करनी शुरू कर देगी। अब हमने जितना ज्यादा एंगल बढ़ाते जाएंगे क्रिटिकल एंगल से, ये रे नंबर 4 है, ये बिल्कुल एक्सिस ऑफ फाइबर ऑप्टिक पे जा रही है, ये कहीं पर भी बाहर नहीं निकलने के चांस, इसे बोलते हैं ये एक्सियल रे है, और ये एक्सियल रे सबसे सेफ है। एक्सियल रे जो है वो आराम से उसके सेंटर में से गुजर रही है। तो दीज आर 4 डिफरेंट रेज इन विच वन रे हैव लेस देन क्रिटिकल एंगल, वन रे हैव इंसिडेंट एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल। जिस रे का इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा वो रे फाइबर ऑप्टिक से बाहर निकल जाएगी, और बाकी रेज का जिसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, जो कि हमारे इस प्रिंसिपल का नाम है कि फाइबर ऑप्टिक में लाइट को अगर ट्रेवल करवाना है तो उसको बेटे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी पड़ेगी, उसको बाउंड्री से लाइट को वापस टोटली रिफ्लेक्ट करवा के हमें उस फाइबर ऑप्टिक के अंदर ट्रेवल करवाना होगा। तो फिर हमारी रे जो है वो बआसानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक विदाउट एनी लॉस जो है वो पहुंच जाएगी। ये था इसका पहला प्रिंसिपल कि फाइबर ऑप्टिक के अंदर किस तरह से लाइट ट्रेवल करती है। इस प्रिंसिपल पे बनाई जाने वाली जो फाइबर ऑप्टिक है वो बेटे उसको हम बोलते हैं कि उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो काफी ज्यादा डेंस है, यानी हमने बनाना तो वो ग्लास का ही है लेकिन काफी ज्यादा डेंसिटी वाला है। इसको बच्चों नाम दे देते हैं हम, जो सेंट्रल पार्ट है इसको नाम देते हैं कोर का, और कोर के गिर्द एक और मटेरियल है, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है, यानी ये कम डेंस है, इसमें इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स करीब करीब नहीं है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसको नाम देते हैं क्लैडिंग का, कि हमारे पास सेंट्रल पार्ट इज कोर और उससे ऊपर जो है बेटे ये क्लैडिंग है। कोर और क्लैडिंग, इसके ऊपर फिर प्लास्टिक कवर होता है। तो कोर और क्लैडिंग से हमारी फाइबर ऑप्टिक्स जो बनती है उसमें लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जाती है, उसमें लाइट को हमेशा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल के ऊपर फॉल किया जाता है और वो उसके ऊपर ट्रेवल कर रही होती है। अब हमारे पास इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाली फाइबर ऑप्टिक्स है वो है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। मल्टी मोड का मतलब है हम उसमें एक से ज्यादा सिग्नल भेज सकते हैं, जितने भी एंगल हैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा 42, 60, 75 जितने भी ज्यादा हैं आप उसके ऊपर डिफरेंट रेज को भेज सकते हैं। वो तमाम रेज इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करेंगी और एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगी। इसको इस वजह से बोलते हैं कि एक से ज्यादा सिग्नल भेजे जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। अच्छा, स्टेप इंडेक्स इसलिए इसका नाम रखा क्योंकि इसका कोर से क्लैडिंग में आते हुए एक ही दफा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना। एक ही दफा चेंज होने का मतलब है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है और जैसे आप क्लैडिंग में दाखिल होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स सपोज N1 है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। दो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं और एक सीढ़ी नुमा शक्ल में चेंज होते हैं। कोर से निकलकर जैसे क्लैडिंग में आएंगे तो फौरन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से N2 हो जाएगा। तो इस स्टेप की वजह से इसका नाम रखा है स्टेप इंडेक्स। और मल्टी मोड इसलिए नाम रखा क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा सिग्नल्स को आप ट्रेवल कर सकते हैं।
और इसमें क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल के ऊपर आप जितने भी इंसिडेंट रेज फेंकेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाएंगे। और बच्चों ये है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल। दूसरा हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल। कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल के अंदर हम अपनी फाइबर ऑप्टिक को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेप की शक्ल में कोर्स से क्लैडिंग में दाखिल ना हो, बल्कि ग्रेजुअली डिक्रीज हो, यानी आहिस्ता आहिस्ता सेंटर से बाहर की तरफ जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो, और वो ग्रेड की शक्ल में डिक्रीज हो। जिस तरह सीडी को छोड़कर हम एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं घर से बाहर, तो वो उस इंक्लाइंड शेप के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता हुआ जाए, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स। उस केस में लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, बल्कि कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्शन करेगी। रिफ्रैक्शन का मतलब अगले मीडियम में ऐसे लगेगा दाखिल हो रही है। सेंटर से लाइट आप दाखिल करेंगे, वो उससे थोड़ी ऊपर जाएगी, उससे थोड़ी ऊपर जाएगी। आइए देखते हैं किस तरह से जाएगी। तो हम उसको बोलेंगे बच्चों, इसका नाम होगा कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन पहला था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यह है कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन में दो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होते, N1 और N2, बल्कि दो से ज्यादा होते हैं। सेंट्रल पार्ट जो है वो हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि बहुत बारीक सी पट्टी ऐसे लगता है जैसे N1 की है, यानी इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है। उसके ऊपर हम एक और पट्टी बनाते हैं जो कि N2 की ऊपर भी और नीचे भी। वैसे ये सर्कुलर होती है, जैसे ये सर्कुलर आपको नजर आ रहा है, तो सेंटर वाला जो सर्कल होगा पूरी की पूरी बारीक सी पट्टी ग्लास की N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उसके ऊपर N2 की, उसके ऊपर N3 की, उसके ऊपर, यानी पट्टियां हमने उसके ऊपर चढ़ाते जाने तहें, और वो सारी की सारी तहें गोल है इस तरह से, ठीक है। N1 सेंटर में, उसके ऊपर सारी की सारी N2 की, उसके ऊपर सारी की सारी N3 की, यानी N1 से इधर जाओ तो N2 मिलेगा, इधर जाओ N2 मिलेगा, ऊपर जाओ N2 मिलेगा, जिस साइड पे भी जाओ N2 मिलेगा। उससे ऊपर फिर एक पट्टी चढ़ाते हैं ऊपर भी और नीचे भी, जो कि N3 की है, और उसके ऊपर फिर एक पट्टी चढ़ाते हैं जो कि बेटे N4 की है। ऐसे सो ऑन ऊपर की तरफ जाते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से बाहर बाउंड्री की तरफ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है। N1 सबसे ज्यादा है, N2 उससे कम, N3 उससे कम, N4 उससे कम, ऐसे वो कम होता जा रहा है। इसके अंदर लाइट कैसे ट्रेवल करनी, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे लगेगा, ये मैंने फिजिकली इसकी बाउंड्री कोई नहीं होती, मैंने इसके ऐसे शो किया जैसे बाउंड्री है, यानी जैसे N1 खत्म हो रहा है N2 स्टार्ट हो रहा है, N2 स्टार्ट हो रहा है, N2 खत्म हो रहा है N3 स्टार्ट हो रहा है, N3 खत्म हो रहा है N4 स्टार्ट हो रहा है। तो ये इतना ग्रेजुअली स्मूथली ये N1 से N2 में कन्वर्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है जैसे वो इंक्लाइंड सरफेस है जो हमने अपने गैराज के बाहर बनाई होती है सीढ़ियों की बजाय, तो वो ऐसे आहिस्ता 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 कम होती जा रही। इसी तरह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर पे बहुत ज्यादा हाई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो बच्चों जब भी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से ग्लास से लाइट कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से 1.4 में चली जाए, डायरेक्ट 1 में ना जाए, तो 1.4 से 1.3, 1.3 से 1.2, फिर 1.1, फिर बाहर एयर के अंदर चली जाए, जो आखिरी है वो बाहर एयर ही है, एयर के अंदर लाइट चली जाए। तो इसके लिए हम इस तरह से करते हैं कि लाइट कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्ट कैसे होगी। लाइट यहां से हम दाखिल करेंगे, लाइट रे N1 की बाउंड्री के साथ टकराएगी, ये बाउंड्री से वापस आने की बजाय वापस आ गई तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यानी क्रिटिकल एंगल से आपने ज्यादा लाइट फेंकी होगी, लेकिन हम इसको अगले मीडियम में भेज देंगे, फिर उससे वो टकराएगी बाउंड्री से, उससे अगले मीडियम में चली जाए, उससे टकराएगी वो अगले मीडियम में चली जाए। अच्छा, N4 से फिर अगले मीडियम में नहीं जाएगी एयर में, बल्कि इस बाउंड्री पर वो करेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और वापस आ जाएगी। बच्चों जब लाइट एक डेंसर मीडियम से, यह है डेंसर मीडियम, एक रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हो,
जब एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल करे तो लाइट परपेंडिकुलर से अवे हटती है, इसलिए लाइट परपेंडिकुलर से अवे जाती है। और जब रेयर मीडियम से डेंसर में आएगी तो परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाएगी, तो लाइट इस तरफ बेंड होती हुई सेंटर पर पहुंचेगी। इस तरह फिर ये परपेंडिकुलर से अवे हटेगी, इस तरह जाएगी और ऑनवर्ड। अब दूसरी लाइट की रे अगर हम इधर से फेंक दें तो वो ऐसे ट्रेवल करेगी, कर्व शक्ल में ऐसे वेव बनाती हुई आगे की तरफ जाएगी। तो ये है कॉन्टिन्यूसली लाइट, ऐसे लग रहा है N1 से N2 में, N2 से N3 में, N3 से N4 में कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्ट हो रही है। यानी रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अगले मीडियम में चले जाना, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है वापस अपने मीडियम में आ जाना। हाँ, सिर्फ बाउंड्री पर जाकर ये रिफ्लेक्शन हासिल करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन दरमियान में इस फाइबर ऑप्टिक्स को हमने डिजाइन ही ऐसे किया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लाइट कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती हुई अगले मीडियम के अंदर दाखिल हो रही है, N1 से N2, N2 से N3 एंड सो ऑन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि स्टेप की शक्ल में चेंज नहीं हो रहा, इसका स्टेप की शक्ल में चेंज हो रहा था, तो इसको हमने बोला था इसमें आप एक से ज्यादा सिग्नल भेज सकते हैं, तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स के हमने टोटल इंटरनल दो प्रिंसिपल्स थे हमारे पास। पहला प्रिंसिपल था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरा प्रिंसिपल है बेटे फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर लाइट भेजने का कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम यूज करते हैं बेटे, जो फाइबर ऑप्टिक्स इसमें बनाते हैं वो बनाते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। यानी स्टेप इंडेक्स इसलिए कहा कि इसका एक ही दफा जो है वो कोर से क्लैडिंग में जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना है, जबकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कब क्लैडिंग में दाखिल हुए आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चलेगा, तो उसके अंदर एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। इस वजह से इसका नाम हम रखते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। इसके अंदर ग्रेडेड इंडेक्स होता है और दूसरी में बेटे स्टेप इंडेक्स होता है। इसमें लाइट कॉन्टिन्यूसली उसी फाइबर ऑप्टिक्स में बेंड होती हुई जाती है, जबकि इधर जाके लाइट स्ट्राइक करती है बाउंड्री से और स्ट्राइकली नीचे की तरफ आती है, उसमें कर्व बन जाती है लाइट के ट्रेवल होने की, जबकि इसमें स्ट्राइक होते हुए आगे की तरफ लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। इन दोनों प्रिंसिपल से आप कोई भी प्रिंसिपल इस्तेमाल करके अपनी लाइट को फाइबर ऑप्टिक के अंदर भेज सकते हैं। और दो तरह के आपके पास मोड्स हैं और दो तरह के ही ग्रेडेड इंडेक्स की बनाई हुई फाइबर ऑप्टिक्स हैं। दो तरह के ही प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स के थ्रू आप लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो इसके अंदर हम लाइट को लिखेंगे तो हम कहेंगे कि लाइट गेट्स continuously refraction from central part to outer part. It is designed so that the refractive index is gradually decrease from center of fiber optics to outer surface. Light